स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। छोटी छोटी बातों पे क्या आपकी भी लोगों से झड़प हो जाती है, और क्या एंगर इश्यूज के कारण आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें डिस्ट्रप्शन आता रहता है। अगर आप एंगर इश्यूज की बात करें या फिर ये गरम खून वाले उबलते एक जुनूनी स्वभाव की बात करें, तो ये इंडियन सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा है और ये पोर्ट्रेड होता देखने को मिला है हमें फिल्मी पर्दे पे भी, क्योंकि हम कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पे अक्सर वही चीजें ट्रांसलेट होती है जो सोसाइटी की हकीकत होती है। तो आप अगर 70s का, 80s का दशक, इवन अर्ली 90s का दशक उठा करके देखते हो, तो एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज इंडिया के सिनेमा घरों के पर्दे पे छपी हुई, बैनरों पे छपी हुई दिखाई दे रही है। अमिताभ बच्चन उसको पहले फ्रंट से लीड कर रहे हैं, धर्म जी भी उसको लीड कर रहे हैं। जंजीर, शोले, दीवार जैसी मूवीज, सलीम जावेद का एक बड़ा कॉम्बिनेशन जो कि एक से एक डायलॉग वहां पे लिखता है और ऑडियंस तालियां पीटने पे मजबूर है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं 90s में, ऑफ कोर्स 90s से पहले 80s में जो अमिताभ बच्चन होते हैं, जो उस समय 4-4 मूवियां एक साथ कर रहे हैं और उसमें से 3-3 मूवियां हाउसफुल, चौथी मूवी भी अच्छी खासी जा रही है, बढ़िया बड़ी सी स्टारडम। राजेश खन्ना जी के बाद कोई उतना बड़ा स्टार देखने को लोगों को मिला था। लेकिन जब पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होती है राजीव गांधी जी के बुलाने पे, इलाहाबाद की सीट से वो लड़ भी रहे होते हैं और एक पॉलिटिकल डायनामाइट हेमवती नंदन बहुगुणा को भी हराते हैं वो। इसके बाद जब वापस से उनकी फिल्मी पर्दे पे एंट्री होती है, तो वो धमक जो होती है एंग्री यंग मैन की, वो थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी होती है। तो जो जाहिर सी बात है बैटन होता है वो ट्रांसफर किसके हाथ में होगा? नेक्स्ट जनरेशन पे। 90s में भी सेम काम को करने के लिए वहां पे धर्म नहीं तो धर्म के पुत्र यानी सनी देओल आ जाते हैं 2.5 किलो का हाथ लेकर के, और फिर से वो सारी बातें, वो सारी तस्वीरें, कातिया के साथ उनकी तकरार वो शुरू हो जाती है। सुनील शेट्टी की बात कर लो आप, या बाकी कई सारे लोगों की बात करो, 90s के अर्ली फेज में भी वो चीज चलती रहती है। पर देन द ट्रायो ऑफ द खान्स, खासकर शाहरुख खान का जो वहां पे दौर होता है, वो एक रुपले पर्दे के ऊपर छा जाता है और एंग्री यंग मैन वाली इमेज से एक रोमांटिक यंग मैन वाली इमेज जो होती है, वो एक शिफ्ट को वहां पे सिग्निफाई कर रही होती है। पर ये जो एंगर का एक पोर्ट्रेयल रहा है इंडियन सोसाइटी में, हीरो का और एंगर जो विलन है उसके बीच की तकरार को जो सिग्निफाई करता है, इसका अगर बेसिस हमें जानना हो और एंथ्रोपोलॉजिकल स्कॉलर्स या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर इसके ऊपर क्या कहता है कि एंगर है, तो एंगर की वजह क्या है, क्यों कुछ लोगों के स्वभाव में आपको ये देखने को मिलता है कि अग्रेसिवनेस कूट कूट के भरी हुई है, इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है, एंगर का मैनेजमेंट क्या हो सकता है, क्या कल्चर या फिर आपकी फैमिली या फिर आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, सोशलाइजेशन, ये सारी चीजें क्या आपके पर्सनैलिटी में एंगर की इश्यूज को लाती है या नहीं लाती, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह आज के इस एक नए वीडियो में आपके सामने बात करने वाला हूं कि इंसान को बेसिकली गुस्सा क्यों आता है, कौन सी चीज है जो डिटर्मिनेंट है उसकी पर्सनैलिटी की, जो उसकी पर्सनैलिटी में ये अग्रेसिवनेस की छाप को छोड़ रही होती है। इन सारी चीजों पे बात करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, है ना। उस न्यूज को डिस्कस करें उससे पहले आपको कोई भी मटेरियल चाहिए हो, वो मटेरियल सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम के एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड के सेक्शन में। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये एक सेल हमने यहाँ पे स्टार्ट की हुई है, ग्रैंड ऑप्शनल सेल इसका नाम है, और इसके तहत जो हमारे बैचेस हैं 26 जून से शेड्यूल थे, स्टार्ट होने को थे, क्या अभी भी हैं, पर एक फर्क आ गया है। पहले जो प्राइस आफ्टर यूजिंग माय कोड, दैट इज व्हाट यूएस लाइव, पहले आप मेरा कोड जो लगाते थे, यूएस लाइव नहीं, गलती होगी, अस लाइव इसको हम कहते हैं, है ना, क्योंकि जैसे टाइगर जिंदा है हम भी जिंदा है, तो हमारा कोड भी क्या होता है यहाँ पे, अस लाइव। तो अस लाइव पहले जो एक कोड हुआ करता था वो अप्लाई करने में 15,999 पे प्राइस आता था, पर इस ग्रैंड ऑप्शनल सेल में सारे कोड को एक साइड करके जब आप ये कोड लगाते हो अस लाइव, तो प्राइसेस 13,999 पे आ जा रहे हैं और चीजें वही, कंपोनेंट वही इंक्लूडेड है। लाइव क्लासेस पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस चल रहे हैं, रिकॉर्डेड इतने समय के लिए मिल रहा है जितना मार्केट में अभी भी कोई नहीं दे रहा है। और मेरी फेवरेट पार्ट जो वहां पे इंक्लूडेड है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज है 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू आपका यहाँ पे इवेल्युएशन होता है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, हर एक स्टेप पे आपको जांचा जाता है कहाँ आप गलती कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, एंड बेस्ट पार्ट इज टाइमली डिलीवरी होती है उन टेस्ट शीट्स की। अगर आपने कहीं और से किसी के बारे में सुना है कि तैयारी की है, तो अक्सर एक चीज खासकर एंथ्रोपोलॉजी में आपने सुनी होगी कि टेस्ट पेपर तो हमने दे दिया, पर इवेल्युएशन होकर शीट मिलने में हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होने को मिलती है। और जो भी मटेरियल इस फॉर डिस्कशन से रिलेटेड या फिर एंथ्रोपोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सब आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड के हमारे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है विद नो प्राइस, ठीक है। क्विजेस को भी हम रखते हैं, न्यूज को, अपडेट्स को, करंट अफेयर्स को, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, वहां पे शेयर कर रहे होते हैं। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह में।
आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे अगर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, सलाह लेनी है, कोई बात कहनी है, तो वो आप कह सकते हो अपने मन की बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। यानी कि इंस्टाग्राम पे आप टाइप करते हो उत्कर्ष सिंह _हेयर, तो आप डीएम करके अपनी बातों को, क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हो। किसी भी कोर्स में स्टडी आईक्यू में पार्टिसिपेट करना है, P2I हो, कोई ऑप्शनल हो, या कोई भी XYZ कोर्स हो, उसमें बिना कुछ सोचे, बिना किसी झंझट के, बिना कोई डिस्काउंट कि कहां पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, इस पे बिना फोकस किए, अगर आपको एक कोड चाहिए जो यूनिवर्सली सबसे ज्यादा डिस्काउंट साल के 365 दिन आपको दिला दे, तो वो एक कोड सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, दैट इज US लाइफ। फिर से गलती हुई, गलती इंसान करता है, तो हम इसको US नहीं US लाइफ बोलेंगे। कमिंग टू द रीजन व्हाई वी गेट एंग्री और व्हाई इट इज सीन, एंग्री से भी ज्यादा कुछ लोगों का हम यहां पे कह रहे हैं कि एक स्वभाव होता है, एक टेंडेंसी है, उनकी पर्सनैलिटी में एक झलक आपको देखने को मिल रही है कि जब भी उनसे आप बात करो, या छोटी से छोटी कोई भी आपने ऐसे एक स्टिमुलस दिया, कोई एक वजह दी, और उत्ते पे वो आग बबला हो जाते हैं, है ना, यानी कि पूरी तरीके से एंगर से फिल्ड हो जाते हैं। तो एग्रेसिवनेस एक पर्सनैलिटी का कोशेंट, एक पर्सनैलिटी का टाइप की तरह आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत काम होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं, उनसे बात करो तो आपको लगता है कि आप किस परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, है ना, एक परमानंद की स्थिति में आप वहां पे पहुंच चुके हैं, एक कामनेस, कंपोज नेचर आपको देखने को मिलता है, लगता है कि लॉर्ड बुद्धा आपके सामने आके वहां पे निर्वाण प्राप्त करके बैठे हुए, और आपको भी अब निर्वाण प्राप्त होने ही वाला है। तो कुछ लोग इतने काम, इतने पीसफुल, इतने कंपोज्ड, इतने शांत स्वभाव के हैं, वहीं दूसरे लोग बहुत ही अग्रेसिवनेस के हैं कि आप बैठते हो 2 मिनट तो आपको लगता है बस अब तो यहाँ पे हाथापाई हो ही जाने वाली है। तो इसका वजह अगर आप देखने की कोशिश करो तो एंथ्रोपोलॉजी के लिटरेचर में एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल। कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल। अब कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहा होता है कि आपका कल्चर, आपका समाज, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति आपके अनुभवों पे, यानी कि आपके एक्सपीरियंसेस पर क्या छाप छोड़ती है, और वो किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को शेप इन कर रहा होता है ना, कि देयर इज अ स्टडी इन कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल which finds out or try to examine that what is the interrelationship between these two components, that is culture and personality. And it is also trying to examine that how culture is influencing your experiences, and in turn these experiences are translating into your personality type. तो इसकी हम बात करेंगे, इस पे कई सारे लोगों की कई सारे थॉट्स है। अगर आप यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस को भी उठाते हो तो आपको 5 ऐसे लोग सिलेबस में मिल जाएंगे जिनके बारे में कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल बात करता है। पहले हैं अब्राहम कार्डनर, दूसरे हैं राल्फ लिंटन, उसके बाद कोरड बॉयस, एक फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस स्कूल में जुड़ी हुई, और 2 और फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है रुथ बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड, ठीक है। तो ये 5 लोग वहां पे आपको जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं इस स्कूल के साथ, इस थॉट के साथ। साथ में हम कुछ और लोगों की बात करते हैं, जियोफ्री गोरर की बात करते हो आप, ठीक है। जियोफ्री गोरर के सिवा रोडा मेट्रॉक्स की बात होती है, कई लोगों की यहां पे बात होती है ना। और एक और इसमें स्पेशलाइजेशन इसी स्कूल में, यहां पे तो हम कल्चर और पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि क्यों एग्रेसिवनेस आ रही है, क्यों किसी का टेम्परामेंट बहुत हाई होता है, किसी का काम कंपोज्ड होता है, टेम्परामेंट बहुत लो आपको देखने को मिलता है, वो जल्दी इग्नाइट नहीं होते हैं। तो अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, पर एक और स्कूल इसके साथ जुड़ा हुआ है जो कि बात करता है नेशनल कैरेक्टर की, कि एक राष्ट्र के एक जो लोग होते हैं उनके अंडर एक पर्टिकुलर टाइप का पर्सनालिटी देखने को मिलता है। यानी इंडिया के सारे लोग में कोई एक ऐसी कॉमन चीज होगी जो कि आप सब में कॉमन पा सकते हो, है ना। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद कुछ ऐसे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होंगे, पर्सनैलिटी का कुछ ऐसा फीचर होगा जो सबके बीच में कॉमन होगा। जैसे कुछ देश को कहा जाता है, जापानीज जो पीपल है, जापानीज पीपल है, उनके बारे में क्या कहा जाता है कि दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड, टाइम की वैल्यू है, टाइम की कद्र है। कुछ लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड होते हैं, है ना, पूरे परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं। कुछ कल्चर के लोग कहा जाता है कि बहुत लेजी होते हैं। कई लोग का थॉट है कि इन्वायरमेंट इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं ये एक बायोलॉजिकली इंसान में चीजें आ रही हैं। पर हम यहाँ पे जिस चीज की बात करने वाले हैं वो नेशनल कैरेक्टर की नहीं है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप की है। तो इस सिलसिले में एक रिसर्च करती है, एक फील्ड वर्क करती है एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहे जाने वाले स्कॉलर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट
फ्रांस बोआ या फिर फ्रांस बोआस जिनको कई लोग कहते हैं, उनकी स्टूडेंट हुआ करती थी। नाम है उनका मार्गरेट मीड, और आप यहाँ पे इस साइड पे उनकी फोटो देख रहे हो। कई सारी खास बातें हैं, इंडिया में भी आ रही थी, रांची में इनका एक लेक्चर शेड्यूल था, उससे पहले इनकी डेथ हो जाती। इंदिरा गांधी द्वारा ये खुद सम्मानित है, इनको पुरस्कार दिया गया हुआ है ना, नेहरू पुरस्कार या समथिंग लाइक दैट इनको दिया गया था। तो इनके कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, पर उसमें से एक इंपॉर्टेंट वर्क है जहां पे ये स्ट्रेस कर रही हैं कि कल्चर के जो फीचर्स है, कल्चर जो इंसान की सभ्यता संस्कृति है, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर असर डाल रही है। और आप अगर अग्रेसिव है या फिर आप बहुत हॉट ब्लडेड टाइप के हैं, बहुत रिएक्टिव हैं, तो वो दोष किसका है या फिर वो इन्फ्लुएंस किसकी तरफ से आ रहा है? कल्चर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और कल्चर आप समझते हो, आप जानते हो क्या है कल्चर? मैनमेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है। वो सारी चीजें जिसमें बिलीव्स आते हैं, नॉलेज आती है, कस्टम्स हैं, वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, ये सारी चीजें, और कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक फैमिली, किनशिप, मैरिज, ये सब आपके कल्चर को बना रही होती है, शेप इन कर रही होती है। और ये चीज जो है, कल्चर का जो कंपोनेंट है, ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, एज पर मार्गरेट मीड। इसीलिए इनकी अप्रोच को कल्चरल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। मार्गरेट मीड की अप्रोच को क्या कहते हैं? कल्चरल डिटर्मिनिज्म, दैट इज स्ट्रेसिंग अपॉन द फैक्ट दैट कल्चर इज डिटरमाइनिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड दोज एक्सपीरियंसेस इन टर्न आर डिटरमाइनिंग योर पर्सनैलिटी टाइप, है ना। तो ये सारी बातें मार्गरेट मीड कर रही हैं, और इसके पीछे एक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्कूल का, जिसको आप कहते हो फ्रूडियन, या फिर इसको सही नाम अगर दिया जाए तो फ्रॉडियन, क्योंकि जो इसके साथ स्कॉलर जुड़े हुए हैं उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। एक बहुत बड़े साइको एनालिटिकल स्कूल के वो जनक माने जाते हैं, और कई सारे प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं, है ना। आपने ओडिपस स्मिथ को सुना होगा, जाना होगा। ओडिपस स्मिथ का किस तरीके से लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरिज्म के अंदर में ब्रेकडाउन करते हैं, ये सारी बातों को भी आपने जाना होगा। तो फ्रॉइड जो है, सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब, है ना, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। वैसे तो कई सारी बातें की जिनको कई बार उनको गालियां भी खानी पड़ी थी, उनके वर्क को, है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। अपार्ट उसकी बात नहीं करेंगे, काफी डेप्थ में चला जाएगा। पर अगर इनके प्रिंसिपल को आपको बेसिकली जानना है तो ये क्या कह रहे होते हैं कि अर्लियर एक्सपीरियंसेस, अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अर्लियर सोशलाइजेशन इज ट्रांसलेटिंग इनटू लेटर पर्सनैलिटी। यानी बचपन में जब आप एक क्ले की तरह होते हो, एक खाली स्लेट की तरह होते हो, टेम्पलेट खाली होता है ना, दिमाग में कुछ भी नहीं छपा है, जब आप एक न्यूबॉर्न हो, तब से लेकर के जो आपके ग्रोइंग अपीयर्स होते हैं, जब आप एनकल्चर्ड हो रहे हो, एनकल्चरेशन चल रहा है, सोशलाइजेशन चल रहा है, चीजों को सीख रहे हो, लोगों को देख के, लोगों की बातों को सुन के, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को सीख रहे हो, अपने आस पड़ोस की बातों, आपको कैसे खाना है, स्पून कैसे पकड़ना है, फीडिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी मेंबर्स एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली। तो उस समय आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती है, जिन अनुभवों, एहसासों को आप फील करते हो, वो बाद में जाकर के आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इज इक्विवेलेंट टू लेटर पर्सनैलिटी टाइप, ऐसा फ्रॉइडियन साइकोलॉजी, साइको एनालिटिकल स्कूल कह रहा होता है। इन्हीं प्रिंसिपल को मार्गरेट मीड यूज कर रही हैं अपने कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक आइडियाज में, है ना। और वो यहाँ पे एक ट्राइब या फिर एक कम्युनिटी आप कह लो, उनको समोअन्स कहते हैं। समोआ के लोग जो होते हैं ना, आई थिंक आई वाज गिविंग दिस लेक्चर, तो किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ड्वेन जॉनसन, है ना, जो रॉक करके आपके WWE के एक रेसलर है, वो भी शायद वहीं से बिलोंग करता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता है, मैंने उनकी कुछ फिल्म्स देखी, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे शायद फिल्म्स भी नहीं याद है, फास्ट एंड फ्यूरियस में भी, और भी कई सारी उनकी, आई थिंक छोड़ते हैं, नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वो वहाँ पे बात कर रही होती हैं। जब समोअन कम्युनिटी के अंदर में जाके अपनी रिसर्च को कंडक्ट करती हैं समोआ के लोगों के बीच में, तो वो एक कंक्लूजन पे आती हैं, और उस कंक्लूजन को अपनी पहली इंपॉर्टेंट किताब या वर्क में छापती हैं, जिसका नाम है कमिंग ऑफ एज इन समोआ। बुक पब्लिश है 1928 में। ये बाकी दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, वहाँ पे भी सेम अप्रोच को फॉलो कर रही हैं, पर वो हमारे कंसर्न का विषय नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपकी अग्रेशन कैसे आ रहा है ना। तो ये जब जाती हैं और रिसर्च करती हैं समोअन्स के बीच में, तो देख रही हैं उनके बीच जो बर्थ और डेथ के फैक्ट्स होते हैं, या जीवन मृत्यु की जो बातें हैं, सेक्स से रिलेटेड जो अवेयरनेस है या बातें हैं, या फिर प्री मैरिटल सेक्स का जो एक प्रथा है, बिफोर द मैरिज यू आर इंडल्जिंग इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स, ये चीजें जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ज्यादा, इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाते, बहुत फ्रीडम है, ओपननेस है ना। इस वजह से इनका जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है और पोस्ट प्यूबर्ट जो इनका एडोलेसेंस का एक्सपीरियंस होता है, वो काफी स्मूथ जाता है। वहां पे ज्यादा
अप्स एंड डाउन्स नहीं है, वहां पे इमोशनल स्ट्रेस नहीं है, वहां बहुत रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी या फिर बहुत ग्रिप कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है सोसाइटी का या फिर फैमिली का ओवर द इंडिविजुअल्स। एंड दैट्स व्हाई द बिहेवियर ऑफ समवन गर्ल्स, इन्होंने गर्ल्स के ऊपर है ना, विमेन लेडीज के ऊपर सिर्फ इन्होंने रिसर्च की थी। बेसिकली ये चाह क्या रही थी इस वर्क में देखना कि वेस्टर्न सोसाइटीज या बहुत सारी और सोसाइटीज में, इवन आप हो सकता है दुनिया की कई सारी और कम्युनिटीज को लेते हो, तो वहां पे जो एडोलेसेंस होते हैं, खासकर जो गर्ल्स, उन्होंने देखा कि जो उनका एक पोस्ट प्यूबर्टी एडोलेसेंस वाला, जब वो बड़ी हो रहती है लगभग 17 से 22-25 की जो उम्र है, 17, 18, 19, 20, 22 या पोस्ट 16 आप कह सकते हो, तो इस उम्र में एक रिबेलियस नेचर हो जाता है, बहुत फ्रिजली टाइप का आपको पर्सनैलिटी दिखाई देने को, छोटी छोटी बातों पे वो अग्रेसिव हो जा रही है, चिड़चिड़ा स्वभाव जिसको आप कहते हो, है ना, क्वेरलसम कहते हो, है ना, हर बात पे झगड़े हो रहे हैं वहां पर। तो ये चीज उनको मार्क्ड देखने को मिलती है इन द पर्सनैलिटी ऑफ अमेरिकन गर्ल्स। तो वो जानना चाहती हैं कि क्या ये जो अमेरिकन गर्ल्स हैं उनकी पर्सनैलिटी की वजह से ये चीजें कल्चर में आ रही हैं, या फिर अमेरिका का कल्चर ही ऐसा है कि हर एक जो गर्ल वहां पे बड़ी हो रही है उसकी पर्सनैलिटी में चीज आ जाने वाली है। तो ये जाहिर सी बात है, एक सोसाइटी को आप रिसर्च करोगे तो ये पता नहीं लगा पाओगे। तो ये पहुंच जाती हैं समोअन्स के बीच में, एक बिल्कुल डिस्कनेक्टेड पार्ट में, है ना, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी वहां पे नहीं फॉर्म कर रही, तो नहीं इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी नहीं आपको देखने को मिल रही है। और वहां पे ये देख रही होती हैं जो हमने अभी बताया कि बर्थ, डेथ, सेक्स, ऐसी जो चीजें हैं इसके रिगार्डिंग जो नोशंस हैं, वहां पे कोई बहुत ज्यादा टैबूज, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओपननेस है, प्री मैरिटल सेक्स को एक्सेप्ट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है एज पर मार्गरेट मीड एंड हर वर्क। और इसलिए क्या होता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वहां पे क्वेरलसम नेचर नहीं है, रिबेलियस नेचर नहीं है, बहुत कामनेस है, पीसफुल है। तो जो स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस दैट इज सीन इन द वेस्टर्न गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज नॉट सीन इन द समोन गर्ल्स ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। सो she arrived at a conclusion that this rebellious nature of western girls is due to the effect of culture over the personality। यानी कि अमेरिका का जो कल्चर है वहां पे कल्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स अभी हमने बताए, फैमिली, किनशिप, मैरिज, खासकर सोशलाइजेशन। तो कल्चर का ही पार्ट है सोशलाइजेशन, जो तौर तरीके आप बचपन में सीख रहे होते हो बड़े होते हुए, कैसे टूथब्रश पकड़ना है, कैसे ब्रश करना है, कैसे स्पून को पकड़ना है, कैसे खाना है, कब खाना है ना, ऑल द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो वो आपके सोशलाइजेशन में, और सोशलाइजेशन एक कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो जब आपका कल्चर ही वैसा है, आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेसफुल है, तो वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसलेट हो रही है। तो ये एक बात इन्होंने कही, और इसके थ्रू ये बताना चाह रही हैं जो एडोलेसेंस पर्सनैलिटी होती है या फिर इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके अर्लियर एक्सपीरियंसेस से बन रही होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, छोटी छोटी बातों पे आप रिश्ते खराब कर लेते हो, तकरार करते हो, नोकझोंक करते हो, और अगर आपको लगता है कि योर रिलेशनशिप्स आर गेटिंग हार्म्ड और यू आर लूजिंग पीपल इन योर लाइफ ड्यू टू दिस रिबेलियस नेचर एंड एटीट्यूड, और आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इनफैक्ट आप गुस्से में ही रहते हो, तो उसकी वजह आप मार्गरेट मीड के इस कल्चर इन्फ्लुएंस ओवर पर्सनैलिटी के कंसेप्ट से समझ सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको याद दिला दे कि ऐसी कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके साथ होती हैं, व्हाई डू रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्क, क्या दिक्कतें आती हैं, मैरिजेस कैसी होती है, सोसाइटी के अलग अलग कंपोनेंट, रिलीजन कहाँ से आया, रिलीजन की क्या जरूरत है या नहीं है, क्या रिलीजन कब तक चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी बातें आपको एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग है, इसलिए लोग ज्यादा स्कोर करते हैं। आप 2022 की बात करो तो 4 टॉपर्स टॉप 10 में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के थे, 3, 5, 7, 8, और 2017 में भी सेम चीज आपको देखने को मिलती है, 4 टॉपर्स टॉप 10 में एंथ्रो के। 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2 इन द फॉर्म ऑफ अक्षत जैन, एंड 2020 में शुभम कुमार AIR 1। तो आप हर साल देख रहे होते हो टॉप 10, 20 में लगभग कुछ 4, 5, आधा दर्जन बच्चे जो होते हैं वो एंथ्रो के आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इसका नेचर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हर कोई बहुत प्यार से चीजों को पढ़ के, आनंद लेके चीजों को पढ़ता है, इंटरेस्ट आता है, और वो चीजों को लिख करके एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाता है। खासकर और भी कई रीजंस हैं जो हमने डील किए हैं हमारे अर्लियर वीडियो इन द प्लेलिस्ट ऑफ स्टडी IQ एंथ्रोपोलॉजी की बेनिफिट्स क्या एंथ्रोपोलॉजी के, शॉर्टर है, ये सारी चीजें, कई कंपोनेंट्स है, वो आप देख सकते हो उसमें। सो अगर आपको इस मैजिकल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको बता दें कि हमारे बैचेस फिर से 26 जून को यहाँ पर क्लोज मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट तो स्टार्ट हो रहे हैं, और उससे एक दिन पहले सेल जो है वो क्लोज हो जाएगी। 25 तारीख को ये सेल जो है आपकी ये खत्म हो जाएगी। तो तब तक का अवसर है आपके पास 13,999 में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस आपको टेस्ट सीरीज
मिल रही है, एनरोल कीजिए। पर एक बात ख्याल रखिएगा, फालतू ज़्यादा पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अगर इच्छा हो तो किसी मंदिर में जाके, किसी दूसरे धार्मिक जगहों पे जा करके, कोई गरीब हो उसको खिला दीजिएगा, उसको कुछ पहना दीजिएगा, है ना, उसको किसी तरीके से हेल्प कर दीजिएगा और अपने पैसे को बचाइए थ्रू यूजिंग दिस कोड। कभी भी आप किसी स्टडी IQ के कोर्स में पार्टिसिपेट करो तो एक कोड लगाओ और पैसों को बचाओ, है ना। किसी को नहीं भी देना है तो भी अपने पास एटलीस्ट रखो, फालतू क्यों ज्यादा में खरीदना। सो यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड ऑफ दिस ग्रैंड सेल दैट इज क्लोजिंग ऑन 25th ऑन एवरी कोर्स, ऑन इनफैक्ट एवरी ऑप्शनल। आप हर जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हो। 13,999 में आपका कोर्स आ जाएगा। एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इन सम विद सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद एंड साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।